स्वागत है आपके चैनल एग्जाम शुरू में। दोस्तों आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 11 की बात करेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस और एक्सपेक्टेड सारे क्वेश्चंस हैं और लक्ष्य आपका सिर्फ यूपीपी। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे से अपने मेहनत कर रहे हैं और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आप उसको जो है नोट भी करते हैं। और जिससे अगर आप नोट करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन सारे प्रीवियस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, इससे अगर आप अपनी जो चीज़ नहीं आते आप इसको नोट करते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसके थ्रू इस प्रैक्टिस के थ्रू जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपकी तैयार हो जाने हैं। और आपके लिए जो हिंदी की आप किस तरीके से पैटर्न पढ़ता है, पेपर कैसे आता है कैसे नहीं आता, सारा कुछ इसमें पता चल जाएगा इस प्रैक्टिस सेट के जरिए दोस्तों। इसलिए आप जो है प्रैक्टिस सेट के साथ आप जुड़े रहें। और अगर आपको हमेशा जो है लगातार आपको इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, सारे प्रैक्टिस सेट आपको करना है, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जो आपको सारे प्रैक्टिस सेट आपको सही टाइम पे मिल जाए। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है कि दोस्तों निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, आपको बताना है कि तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है। अचरज है, अंधकार है, अंगरक्षक है या आशा है, कौन सा इसमें तद्भव शब्द है आपको बताना है दोस्तों। तो तद्भव देखें जो हिंदी के तद्भव होते हैं उसे तद्भव कहते हैं, जिससे कि अचरज ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अंधकार का दोस्तों क्या होता है, अंधकार का क्या होगा, अंधकार का इसका जो है तद्भव हो जाएगा अंधेरा। ये अंगरक्षक, अंधकार, अंगरक्षक और आशा आप देख रहे हैं ये सारे जो है तत्सम शब्द हैं। इसका अंधकार का अंधेरा हो जाएगा, अंगरक्षक का अंगरक्षा हो जाएगा, अंगरक्षक जो है दोस्तों ये अंगरक्षा हो जाएगा अंगरक्षा अच्छा की मात्रा कट जाएगा। आशा का क्या होगा, आशा का आस हो जाएगा, आशा का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका इसका तद्भव हो जाएगा। बाकी तद्भव शब्द का जो इसमें ऑप्शंस में है वह पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि शीत का विलोम है। शीत का विलोम क्या होगा, शीत माने क्या होता है जो ठंड होता है, तो ठंड ऑप्शन पहले में है, पहला ऑप्शन सही होगा। गीत, कृष्ण और उष्ण और शीत का शीत का विलोम आपको बताना है। तो शीत का मीन्स होता है ठंड, तो इसका विलोम क्या होगा, उष्ण होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कौन सा दोस्तों, उष्ण। शीत माने ठंड, उष्ण मीन्स गर्म, तो उष्ण इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, कर का अर्थ नहीं होता। इसमें कर का कौन सा अर्थ है जो नहीं होता है, सूर्य, हाथ, किरण या टैक्स। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं जो हाथ, किरण और टैक्स है ये सारे जो है करके ही अनेकार्थी शब्द हैं, लेकिन जो सूर्य है, सूर्य जो है कर का जो है अर्थ नहीं देता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया उसको समझते हैं कि जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द आपको बताएं, जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए क्या कहते हैं दोस्तों, दुर्गम कहेंगे, दुर्लभ कहेंगे, अगम कहेंगे, सुलभ कहेंगे, कौन से इसमें ऑप्शन होगा सब दोस्तों। तो जो कठिनाई से मिलता है उसको क्या कहते हैं, उसे दुर्लभ कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे दुर्लभ कहते हैं। और दुर्गम क्या होता है दोस्तों, दुर्गम आपका क्या होता है, दुर्गम होता है दोस्तों जिसके मतलब जहाँ जाना कठिन हो वहाँ दुर्गम होता है। और अगम क्या होता है, जिसके अंदर या जिसके पास ना पहुँचा जा सके उसे अगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। लिखावट में प्रत्यय कौन सा है उसको बताना है। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, अट प्रत्यय है, वट प्रत्यय है, आवट प्रत्यय है या अवट प्रत्यय है, आपको बताना है इस ऑप्शन में से लिखावट में कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं आवट, लिख धन आवट जो है प्रत्यय, तो आवट प्रत्यय इसमें राइट आंसर सी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया नौड़ा का संधि विच्छेद आपको करना है। नौड़ा पहले आप बता दें नौड़ा कौन सी संधि है, ओड़ा, नौड़ा एक मात्रा है, एक मात्रा अ में जो एक मात्रा है कौन संधि होगी, गुण संधि हो जाएगी दोस्तों। आपको इसको याद करना है, जिसमें एक मात्रा उसमें गुण संधि ए या ओ से बना होता है तो उसमें गुण संधि, ये नौड़ा क्या होगा, गुण संधि होगा। इसकी संधि विच्छेद कौन सा होगा, नौ धन उड़ा, नौ धन उड़ा, नौ धन उड़ा या न धन उड़ा, तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आप देखेंगे नौ धन उड़ा, तो बड़ा ऊ और बड़ा और आ मिलके जो है ओ बनाते हैं। तो आ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, आ और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। तो नौ धन उड़ा आपका हो जाएगा संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कहा गया है, मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश इसमें क्या है, मैंने है, घर है या जाना है या था, कौन से इसमें जो है अशुद्ध अंश को प्रदर्शित करता है आपको बताना है। तो सर इसमें आप देखेंगे मैंने घर जाना है, इसमें जो मैंने है तो मैंने आपका जो है आपको इसमें अशुद्ध सर्वनाम संबंधी गलती है, तो मैंने क्या हो जाएगा यहाँ पर मुझे घर जाना है, ऑप्शन क्या होगा मुझे घर जाना है, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों। देशभक्ति में समास आप बताना है, देशभक्ति में कौन सा समास है।
द्वंद्व समास होगा, द्विगु होगा, तत्पुरुष हो गया, अव्ययी भाव तत्पुरुष समास होगा। तो आपको बताना है। तो पहले इसका संधि विग्रह करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जिससे आपको आसानी से पता चल जाता है कि द्वंद्व समास है या नहीं समास है, द्विगु तत्पुरुष कौन सा समास से पता चल जाए। जैसे देशभक्ति, तो देशभक्ति क्या होगा, देश के लिए भक्ति, क्या देश के लिए समर्पण या देश के लिए भक्ति। तो भक्ति किसके लिए, देश के लिए किसको बताता है, तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। तो तत्पुरुष ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, तत्पुरुष समास आपका इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में तक पहुंच गए। 10वां का क्या कह रहा है कि पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, पुस्तक पढ़ी जाती है आपको बताना है इसमें कौन सी वाच्य है। तो दोस्तों कर्तवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा या क्रियावाच्य होगा, कौन सा इसमें वाच्य होगा दोस्तों। आप इसमें देखेंगे कि इसमें क्या होता है, जो जब जिस वाक्य में जो है क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य करते हैं। जब क्रिया जो है पढ़ी जाती है वह कर्म के हिसाब से हो तो उसे क्या कहते हैं, तो कर्मवाच्य। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर जो है पुस्तक पढ़ी जाती है तो आपका कौन सा होगा, कर्म तत्पुरुष होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपकी 11 आपको देखेंगे कि निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा आपको बताना है, प्राचीन, मोटा, गरीब या और। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है कौन सा इसमें प्रत्यय है, अब सॉरी अव्यय है। तो कौन सा इसमें अव्यय है, तो दोस्तों अव्यय आपको बताना, हमने बताया था जिसका कुछ व्यय न हो, जिसका कुछ क्षय न हो, जो लिंग वचन कारक में परिवर्तन न किए जाए उसे अव्यय कहते हैं। इसमें क्या क्या है, प्राचीन, मोटा, गरीब, सबको गरीबी, मोटापा सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन और को जो है हम किसी भी लिंग वचन में नहीं बदल सकते, इसलिए अव्यय आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, दूध का धुला होने का अर्थ आपको बताना है। दूध का धुला होना, निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना या चोरी करना, कौन सा इसमें राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो दूध का धुला होना क्या होता है, मतलब वो अपने आप को निर्दोष साबित करने की बात कर रहा है, वह निर्दोष है ये बताने की कोशिश कर रहा है। दूध का धुला होना क्या होगा, निर्दोष होना, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं आपको बताना है। 11 होती हैं, 13 होती हैं, 14 होती हैं या 16 होती हैं दोहा के प्रथम चरण। तो दोस्तों बना होता है कि 13 और 11 से बनना होता है। किससे बना होता है, दोहा बना होता है 13 और 11, और इसी का उल्टा होता है सोरठा 11 और 13 से। तो दोहा के प्रथम चरण की बात की है, प्रथम चरण में कितना होता है 13, तो इसमें जो ऑप्शन 13 दिख रहा होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है इसको बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है आपको बताना है, उपमा अलंकार है, रूपक, उत्प्रेक्षा या यमक, कौन से इसमें अलंकार है आपको बताने हैं दोस्तों। तो हमने कहा कि अलंकार कौन, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या यमक। यहाँ पे दोस्तों आपको इसमें आप ऐड कर लीजिएगा, इसमें से आपको पूछेगा इसमें से कौन सा जो है दोस्तों, कौन सा इसमें शब्दालंकार है। इसमें आपको क्वेश्चन आप इसमें थोड़ा ऐड कर लीजिए। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें शब्दालंकार है, इसको शब्दालंकार बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है आपको इसमें से बताना है। ऑप्शन में से उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा या यमक। तो दोस्तों शब्दालंकार की अगर बात करें, शब्दालंकार में क्या होता है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा, ये सारे जो हैं आपके कौन से होते हैं, शब्दालंकार में आते हैं। तो उपमा क्या होगा दोस्तों, ये अर्थालंकार का भेद है। रूपक भी अर्थालंकार, उत्प्रेक्षा भी आपके अर्थालंकार का भेद है। और यमक क्या होगा दोस्तों, यमक, श्लेष, अनुप्रास, ये सब जो है ये कौन सा, ये शब्दालंकार के भेद हैं। तो यहाँ पे शब्दालंकार पूछा है क्वेश्चन में, शब्दालंकार कौन सा है, यमक होगा दोस्तों। तो आपको थोड़े ध्यान में दीजिए, यहाँ पे शब्द नहीं लिखा गया, शब्दालंकार पूछा है तो शब्दालंकार क्या होगा, यमक इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, ऑप्शन में से आपको बताने हैं। जे हैं, रे हैं, ल हैं और वह हैं। तो आपको बताना है कौन से इसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी की बात करें दोस्तों, जो क वर्ग से पर वर्ग तक आते हैं, क वर्ग से प वर्ग के बीच में जो होते हैं सारे जो हैं वह स्पर्श संघर्षी स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो आपको क और प वर्ग के बीच में कौन से इसमें मिल रहे हैं, ज, र है या वह, कौन से इसमें ऑप्शन दिख रहे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आप दिख जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में जो ज है, च, छ, ज, ज, ये च वर्ग के हैं और च वर्ग इसमें आएगा, आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आएगा। और आपका आप देखेंगे र, है और वह, ये किसको बताते हैं, ये जो है आपको स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं बताते दोस्तों। ये इसमें जैसे होता है या, र, ल, व, या, र, ला, व, ये सारे क्या बताते हैं, ये सब आपको क्या बताते हैं, अंतःस्थ व्यंजन को बताते हैं। तो उसी से रिलेटेड है
आपका ये इस पर संघर्षी व्यंजन इसमें कौन सा है, सिर्फ ज होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा वर्ड अघोष है, आपको अघोष बताना है। श है खटकोर वाला सा, ग है, घ है या ज है। तो दोस्तों पहले आपको अघोष समझ लेना, अघोष होता क्या है। अघोष होता है दोस्तों जिसमें कंपन नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं। जैसे कि जिसमें जैसे अघोष क्या होता है, जैसे इसमें पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग और प्लस ही इसमें क्या आता है, स और से, ये तीनों से जो है ये अघोष में आते हैं। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, पहला वर्ग में से खचर थप खचर थप, दूसरा वर्ग खचर थप, ये तो अघोष में हो जाते हैं। तो इसमें से आप देखना ऑप्शन में इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो दोस्तों आप ऑप्शन नंबर ए आपको दिख जाएगा, से आपको दिख रहा है ना, तो ये अघोष को बताता है। बाकी ग घ ज आपका ये अघोष नहीं होगा, ये सारे किस में आ जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे सब घोष में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपको बात करते हैं 17 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं है, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, पुल्लिंग नहीं है उसको बताना है। रत्न, मोती, नकल या बचपन, कौन सा इसमें पुल्लिंग नहीं है आपको दोस्तों इसमें बताना है। तो क्या रत्न आपका पुल्लिंग होगा, नहीं है, पुल्लिंग नहीं है। नकल, बचपन या मोती, कौन सा इसमें पुल्लिंग नहीं है दोस्तों आपको बता। तो दोस्तों इसमें कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, आप देखेंगे जैसे कि ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है आपका पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग को बताता था। बाकी रत्न, मोती और बचपन ये सारे जो है आपको पुल्लिंग को दर्शाएंगे। उसने मेरी नकल की, तो मेरी क्या है बता रहा है, मेरी नकल की तो ये स्त्री को बता रहा है। हाँ, तो आप ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, इसमें कौन सा कारक है आपको बताना है। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है उसको बताना है। संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण, कौन सा है। तो देखिए अब वाक्य को जब पढ़ते हैं दोस्तों, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, मतलब किसी चीज को देने की बात कर रहा है, किसी चीज को भेंट करने की बात कर रहा है, किसी को दान देने की बात कर रहा है। जब दान दिया जाता है तो वह चीजें जो है संप्रदान में आता है। तो कौन ऑप्शन होगा दोस्तों इसमें राइट आंसर, संप्रदान कारक जो है आपको इसमें बता रहा है, कौन सा कारक हो, संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा है, 19 में कहा निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा, इसको बताना है। लंबाई, बुढ़ापा, समझ या शांत, इसमें कौन सा विशेषण है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन विशेषण होगा तो शांत, समझदार, समझ उसको समझ नहीं है। बुढ़ापा ये भाववाचक हो जाएगा। लंबाई आपका विशेषण आपका नहीं होगा दोस्तों। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी आपका दिख रहा है शांत, शांत आपका विशेषण है दोस्तों। इसमें कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका शांत जो है विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, गिरना, बोलना, सुनाना या कहना, कौन सा इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है आपको बताना है। इसमें से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है। तो दोस्तों क्या होता है जिसमें आना प्रत्यय लगा हो, जैसे सुनाना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आना प्रत्यय, ये प्रथम दो प्रेरणार्थक होता है, प्रथम प्रेरणार्थक या दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम में आना अगर लगा हो, दूसरे में वाना अगर लगा हो तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक, जैसे कि जगवाना, हाँ जैसे बुलवाना या सुनवाना, तो ये आपका द्वितीय प्रेरणार्थक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है कि वह बहुत मधुर गाता है। इनमें से प्रविशेषण शब्द का चयन करना। प्रविशेषण क्या है, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि वह होगा, बहुत होगा, मधुर होगा या गाता है। तो वह मधुर तो गाता है, मधुर तो विशेषण हो जाए, लेकिन कितना मधुर का, तो वो बहुत मधुर गाता है। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो बहुत यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। बहुत आपको जो है प्रविशेषण को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया, कौन सा वाक्य है आसन्न भूत होगा काल में। आसन्न भूत होता है दोस्तों जो फ्यूचर में चल रहा हो और अभी अभी जो प्रेजेंट में खत्म हो, अभी अभी जो खत्म हो उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे तू आता तो मैं जाता, तू अगर आता तो मैं जाता, कंडीशन है। मोहन आया सीता गई, मोहन आया सीता गई, आसन्न भूत नहीं है। वह आया था, मैंने आम खाया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, मैंने आम खाया है। तो इसमें बताया है कि जो प्रेजेंट के उदाहरण होते हैं वही इसमें आसन्न भूत में होते हैं। तो मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, उसमें आपको बताना है। गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र या नीलकंठ। तो कर्मधारय क्या होता है, जो विशेषण और विशेष, प्रथम पद विशेष, दूसरा पद विशेष होता है, तो उसी को कर्मधारय कहते हैं। तो गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, ये तत्पुरुष होगा। पाठ के लिए साला, तो ये भी तत्पुरुष होगा। श्वेत पत्र, पत्र कैसा है, श्वेत पत्र कैसा है, तो श्वेत पत्र की भी विशेषता बता रहा है। श्वेत पत्र है, श्वेत में सफेद पत्र। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगर मान लीजिए इसमें श्वेत पत्र नहीं होता, नीलकंठ होता, नीलकंठ यहाँ पर बहुब्रीहि समास को बताएंगे और श्वेत पत्र आपको कर्मधारय समास को बताएंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर दोस्तों इसमें होगा कर्मधारय समास का।
क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। पाप और पातक किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? पाप या पातक किस शब्द का अनेकार्थी से? अग्रिम होगा, अग होगा, अघट हो गया, अचर होगा। किसका आंसर होगा दोस्तों आपका? पाप और पातक। तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा अग। अग का जो है अनेकार्थी शब्द होगा पाप और पातक। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विहित का विलोम शब्द कौन सा? विहित। विहित का विलोम शब्द है निश्चित होगा, कृत होगा, निर्मित होगा, अधिष्ठ होगा। कौन सा विलोम होगा? विहित का। विहित का। तो दोस्तों इसका जो विहित का जो विलोम होता है वह होता है निषिद्ध। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि मत्स्य मछली और सफरी, मत्स्य मछली और सफरी किसका पर्याय है? किसका पर्यायवाची है? घोड़ा का है, मार का है, मीन का है या रुख का है? आपको बताना है किसका पर्यायवाची होगा ये। तो ये दोस्तों अब मत्स्य मछली सफरी आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें आप देखेंगे मीन। मीन मीन्स भी मछली होता है, तो मीन की पर्यायवाची सारे हैं। मत्स्य मछली सफरी जो है किसकी पर्याय है? मीन की। तो घोड़ा जैसे तुरंगबाजी, हस अशी, ये सारे जो हैं घोड़ा के इसमें पर्यायवाची होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपको खेत रहना मतलब क्या होता है? युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद में जमीन का बच जाना, जमीन बिक जाना या जमीन या खरीदना। कौन सा होगा खेत रहने का अर्थ होगा दोस्तों? खेत रहने का अर्थ हो यहाँ पे हो जाता है, खेत रहने का अर्थ हो जाता है युद्ध में शहीद होना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट मुहावरे का अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि शुद्ध शब्द का चुनाव करिए। शुद्ध शब्द इसमें कौन से? घनिष्ठ, घनिष्ठ, घनिष्ठ या घनिष्ठ। कौन सा होगा दोस्तों? शुद्ध इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। घनिष्ठ आपका जो है शुद्ध शब्द होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है दोस्तों? सर्ग और स्वर्ग का सही युग्म आपको बताना है। सर्ग और स्वर्ग का आपका सही युग्म बताना है दोस्तों। क्या होगा? तो सर्ग अध्याय या तीसरा लोग, मस्तक, हल्के तकदीर, आशानी, सुवर या पुत्र और कमल। कौन सी इसमें राइट आंसर है आपको बताना है दोस्तों। सर्ग और स्वर्ग का सही युग्म कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। सर्ग मीन्स होता है अध्याय और स्वर्ग मीन्स क्या हो जाता है? तीसरा लोग और तीसरा लोग। यही आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मस्तक और हल की लकीर किसकी आंसर किसका युग्म होता है दोस्तों? कौन सा युग्म रहता है? मस्तक और तो मस्तक होता है सिर, जो सर पे सिर आपका, सिर और सिर, सिर और सिर जो है ये आपको क्या बताते हैं? ये जो है मस्तक और हल्की लकीर को बताते हैं। आसानी और सुवर किसको बताने दोस्तों आपको बताना है। आसानी और सुवर किसको बताते हैं? आसानी सुवर दोस्तों शुकर, शुकर आसानी का होगा शुकर और सूकर, शुकर और ये वाला सा रहेगा शुकर और सूकर, ये जो है आसानी और सुवर को बताते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और अगर पुत्र और फल की बात करेंगे तो सुवन और सुमन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे कि वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या हो जाए? मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, हाँ, या होगा मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, या मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। तो जो अंक की बिंदी लगे यहाँ पर सब में चंद्र बिंदी होगा दोस्तों, सब में चंद्र बिंदु होगा। आप इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, तो टाइपिंग में गलत है। तो वाक्य का शुद्ध रूप का चयन क्या होगा दोस्तों? मैं अब गाने का अभ्यास, गाने का क्या किया जाता है? कसरत नहीं किया जाता, गाने का अभ्यास किया जाता है। तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये आपका शुद्ध चयन होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। युगों में चले आने वाले के लिए एक शब्द जो युगों से चला आ रहा है उसको क्या कहते हैं? अर्वाचीन, युगांतर, युगांत या सनातन। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट आंसर होगा दोस्तों? जो युगों से चला आ रहा है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? आपको इसमें से बताना है युगों से चले आने को क्या कहते हैं, आपको इसमें बताना है। तो सनातन ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। सनातन कहते हैं। प्राचीन का अर्वाचीन हो जाएगा और अनाथ तो इसका युगों से चले आने को सनातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं कि समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता का एक बिलस्ती आनंद अखंड घना था। तो इसमें पंक्ति में कौन सा रस है आपको बताना है। तो देखेंगे अब चेतन की बात कर रहा है या जड़ माने चेतन की बात कर रहा है। सुंदर साकार बना था और चेतनता की एक बिलस्ती आनंद अखंड घना था। तो इसमें कौन सा इसमें रस हो जाएगा दोस्तों? श्रृंगार रस हो जाएगा, करुण की रस होगा, शांत या भयानक। तो चेतन की बात कर रहा है, चेतना है, तो इसमें कौन शांत रस की बात कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहा है दोस्तों, शांत रस इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया अलंकार के कितने भेद होते हैं आपको बताने हैं। 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं। तो अलंकार के कितने भेद हैं आपको बताने हैं। ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर होंगे। अलंकार के 2 भेद होते हैं, कौन से? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। 3 अलंकार होते हैं लेकिन मुख्य रूप से जो है
दो ही होते हैं, एक उभय अलंकार भी होता है, लेकिन आपको 2 याद करना है। अब पेपर पूछे तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। अर्थालंकार, शब्दालंकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार आपके होते हैं 2 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बिसल देव रासो के रचयिता के नाम है आपको बताना है, जो बिसल देव रासो के रचयिता के नाम आपको बताना है। तो बिसल रासो के रचयिता कौन है, नरपति नाला, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो नरपति नाला किसके रचयिता हम, विसल देव रासो को। चंद्र बरदई किसके हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आप देखेंगे, चंद्र बरदई किसके हैं, चंद्र बरदई आपको भी याद करना है। चंद्र बरदई किसके लेखक हैं दोस्तों, पृथ्वीराज रासो हैं। ये जो कि इसको ये पूरा नहीं था दोस्तों, जो पृथ्वीराज और चंद्र बरदई था ये जो अधूरा हो गया था, इसका पुत्र किसने किया था, पूरा किसने किया था, इनके पुत्र जल्हड़ थे। जल्हड़ की क्या था, बुद्धि रासो का क्या कौन सी उनकी रासो थी, बुद्धि रासो। उन्होंने इसको चंद्र बरदई को पूरा कहा, तो चंद्र बरदई क्या है, अधूरा है। जगनिक किसका है आपको दोस्तों याद करना है, जगनिक आपकी किसका है, जगनिक परमाल का रासो है, किसका रासो है, परमाल रासो है। और दलपत विजय किसका रासो है दोस्तों, खुमाड़ रासो है। तो खुमाड़ रासो का आपका दलपत विजय हो जाएगा, बिसल देव रासो का आपका जो है नरपति नाला हो जाएगा, चंद्र बरदई का किसका हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो का, और दलपत विजय आपने पढ़ा है जैसे कि खुमाड़ रासो का। तो ये आपको जो है रासो, जितने भी रासो हैं इनको याद करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। 36 में कहा गया है कि तार सप्ताह के संपादक कौन थे, नामवर सिंह, अज्ञे, निराला या प्रभाकर कौन थे जो तार सप्ताह के संपादक थे, आपको इसको बताना है दोस्तों। तो जैसे कि आपको इसमें बताएंगे तो तार सप्ताह किसके थे, तो ऑप्शन नंबर जो इसमें बी है, अज्ञे की जो है तार सप्ताह थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें। तो अज्ञे का पूरा नाम क्या था दोस्तों, आपको इसको भी याद कर लेना है। तार सप्ताह के संपादक के सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान अज्ञे था। जो इनकी तार सप्ताह के संपादक कौन थे, अज्ञे हमने बात किया है दोस्तों, अज्ञे इनकी तार सप्ताह, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा। इनके 4 तार सप्ताह थे, और 4 तार सप्ताह कौन कौन से थे उसको आपको याद करना है। पहला जो तार सप्ताह था 1943 में, पहला कौन सा था, पहला 1943 में था, आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा जो था दोस्तों वो आपका 51 में था। तीसरा फिर आप याद करेंगे, रुकिए, तीसरा आपका कौन सा था, तीसरा आपका था 1959 में था, 1959 में। और चौथा कौन था तो दोस्तों, चौथा 1979 था। तो आप वीडियो बैक करके, तो अगर जो पीछे वाला चला गया उसको भी आप बैक करके आपको चारों तार सप्ताह लिख लेना है। तो तार सप्ताह के संपादक अज्ञे थे, कौन थे, पहले फिर से 1943, फिर 51, फिर 1959, फिर 1979। आपको सारे जो 4 तार सप्ताह आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों। 37 कौन सा होगा, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र को क्या कहते हैं, उसको आपको बताना है। अनुसामा कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं, परिपत्र या कार्यालय आदेश। आपको इसमें बताना है कि जो सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र होता है, ऑप्शन नंबर सी परिपत्र होगा, ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर होंगे दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों 37 क्वेश्चन के जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस और एक्सपेक्टेड यूपी पुलिस कांस्टेबल थे, सारे हमने क्वेश्चन आपको करवा दिया है। उम्मीद है आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो अच्छे तरीके से ध्यान दिए होंगे, अच्छे तरीके से नोट किए होंगे। और जो चैनल में अभी नए जुड़े हैं या जो अब लगातार प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका कोई भी प्रैक्टिस सेट ना छूटे। और जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उनके लिए भी ये जो है काफ़ी बेनिफिशियल है। क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से और जो थोड़ा बहुत आगे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको लेके ही जो है बनाया जा रहा है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए रह जाते हैं आपकी ऐसे आपके जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल लिए जो है ये तो इंपॉर्टेंट है, ये बेस तो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही बन रहा है। लेकिन अगर आप जीडी की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाभदायक होने वाला है। इसलिए आपको सारे प्रैक्टिस सेट जो है अच्छे से ध्यान से पढ़ने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है सारे दोस्तों को, और वीडियो को भी शेयर करना है। तो आज के लिए इतना दोस्तों, उम्मीद है सारे लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए जो चैनल सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको जो है इसी तरीके से सारे आते रहेंगे। आज के लिए इतना दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू एवरीवन।